के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपया करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले। शहीद आज़म सरदार भगत सिंह के जन्मदिवस पर उनके विचारों पर इंडियन पीस मिशन इंटरनेशनल पीस मिशन पर गोष्ठी। डॉक्टर हरपाल सिंह बड़ौद से आए हैं, उनसे प्रार्थना माला डॉक्टर तनेजा जी से निवेदन है कि वो माला अर्पण करें। ये माल्यार्पण का संक्षिप्त कार्यक्रम संपन्न हुआ। वस्तुतः सभी लोग उनके आदर्शों से प्रभावित हैं, उन्हें माल्यार्पण करना चाहते हैं। उनके हृदय में श्रद्धा का ज्वाल उमड़ता है, लेकिन समय की सीमा है और कार्यक्रम की व्यवस्था है। मनोज वर्मा जी से निवेदन है माल्यार्पण करें। डॉक्टर संध्या अग्रवाल जी से निवेदन है, माल्यार्पण कीजिए। आप अकेले नहीं थे, महिला मंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फोटो अच्छी से कीजिए। इस प्रकार से कार्यक्रम माल्यार्पण का संपन्न हुआ। जैसा कि हम सभी को पता है कि अब सभी लोग अपने अपने आस्था सुमन श्रद्धेय चरणों में समर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, लेकिन ये कार्यक्रम वैसे ही थोड़ा विलंब से प्रारंभ हो रहा है। आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी की ओर से माल्यार्पण किए जा चुके हैं और अब वह समय आ गया है जिससे हम लोग आपस में भगत सिंह जी के आदर्शों से प्रभावित होकर जो भी हमने साथ में चिंतन किया है, जो भी आदर्शों की प्रेरणा ली है, जो हमारे जीवन के लिए सहज संजीवनी सिद्ध हो सकती है, हम किस प्रकार से उनके विचारों का विनिमय करके आदान प्रदान करके एक दूसरे के साथ अपने जीवन को सहज सुखमय एवं समरस समाज की स्थापना कर सकते हैं, जिस उद्देश्य से हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, वह कार्यक्रम प्रारंभ हो, समाज सज्जनों के विचार सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसके पहले जैसा कि कार्यक्रम की मर्यादा है कि दर्शक का आदेश है कि हम आप सभी से निवेदन करें कि आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के और एक बार अपना परिचय दे दें, उचित होगा।
सर मैं डॉक्टर कन्हैया हूँ, नाम मैं कार्ड जरूर हूँ पर मैं कार्ड नहीं। हाँ बहुत अच्छी अभी बात। इस टाइम प्रैक्टिस करते हैं भाई। जैसे प्रिंसिपल माइक दे रहे थे। डॉक्टर वाहन सिंह और ये समाज का काम कर रहा मैं प्रोफेसर डॉक्टर रघुपाल सिंह अध्यक्ष सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन रोड और अध्यक्ष आर्य समाज आर्य समाज के एक सदस्य के रूप में सर्वप्रथम करते हुए आप सब लोगों को मैं मनु शर्मा संसद टीवी से हूँ, दिल्ली से। सबको मेरा सादर प्रणाम। और आज का आयोजन एक महान क्रांतिकारी के किया जा रहा है। सिंघावली गाँव है जिला बागपत में, वहाँ से मैं तशरीफ लाया है और कुछ कहने गाँव से मिलेंगे जब बात करेंगे। फिलहाल मेरा नाम डॉक्टर प्रसाद अली, वहाँ गाँव सिंघावली जिला बागपत। धन्यवाद। मैं डीसी आदर्श आदिवासी विकास अखबार उत्तराखंड से मेरठ से भी रवि गुप्ता मेरठ से हूँ मैं सर, चिकित्सा जगत से डॉक्टर चला रहा हूँ सैनिकों के नाम। मैं डॉक्टर संजय अग्रवाल इंडियन पीस मिशन की रिसर्च करती हूँ। मैं अनिता माटिया एक सोशल वर्कर हूँ और साथ में अपनी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। जिले में मैं मंत्री रह चुकी हूँ और अध्यक्ष भी महिला मोर्चा अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ और साथ में अपनी गाँव एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कृष्णा पार्टी। सबको नमस्कार। मैं शिवलाल नरेश शंकरलाल विचारी और दिल्ली से एक प्रकार देखता हूँ और साहब डॉक्टर साहब के साथ अपना सहायक भूमिका निभाता हूँ। धन्यवाद। मैं सतीश वल्लभ, नमस्कार सभी आए हुए स्वागत करता हूँ और डॉक्टर साहब के साथ मैं हरी शर्मा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं जींद का निवासी हूँ और ऑल इंडिया पीपल एक्शन फ्रंट का डायरेक्टर जनरल हूँ, प्रेसिडेंट ब्रह्मास्त्र का और चेयरमैन प्रेसिडेंट का। मैं सुनील मेहता ऑल इंडिया पीपल एक्शन फ्रंट की तरफ से आया हूँ। आपको सादर प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से आप सभी समागत महानुभावों का एक दूसरे से परिचय मिला। इसी क्रम में मैं भी अपना परिचय दे देता हूँ। डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी नाम है हमारा। मैं राइटर हूँ, मैंने BHU से PhD की है और मैं राइटर हूँ और डॉक्टर का अनुचर हूँ। जहाँ के डॉक्टर बुला देते हैं मैं वहाँ खड़ा हो जाता हूँ, जो सेवा बता देते हैं मैं उसके लिए तत्पर हूँ। अंत में डॉक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि वो आकर के इस कार्यक्रम के संदर्भ में आप सभी को अवगत करावें। डॉक्टर रमेश कुमार पास।
साथियों को मेरा अभिनंदन अभिवादन। आज जिस कार्यक्रम करते हुए विद्यार्थी के सम्मान भगत जो महान सेनानी और क्रांतिकारी थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा हुआ। हमारा मेन जो लक्ष्य है कि उनके विचार क्या और हमारे और वर्तमान हमारी शास्त्रीय प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था 75 साल के बाद क्या हो रही है वो हम उसके बारे में तथा जो हमारी इंडियन पीस मिशन और इंटरनेशनल पीस मिशन जो हम सभी डिस्कस करेंगे आज व्यवस्था में क्या क्या है, उसके सोल्यूशन के लिए हम जो नेशनल डेमोक्रेसी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों साथियों, भगत सिंह की इंट्रोडक्शन देने में मुझे थोड़ा सा नहीं लगता कि आप लोग नहीं जानते हो। उनकी जीवनी, उनके विचार आप परिचित हो और उनकी जो भारत की गई है वो ऐसे दुनिया के किसी देश में नहीं दी है और उनकी जो कुर्बानी है वो हमारे इतिहास में 100 में लिखी गई है। उनका जन्म पंजाब के बंगाल गांव में हुआ था। उनकी माता विद्या कौर एक गृहिणी थी। उनके पिता किशन सिंह एक किसान थे और महान क्रांतिकारी और सेनानी थे। भगत जी सिंह ने 1991 इस क्रांति में आए। जब जलियांवाला बाग में 1919 में एक मास मर्डर में हुआ तो उनको और आगे बढ़ने का देखिए तो उनकी प्रेरणा उनको दुख हुआ और उन्हें दिल में सोचा हम इसका प्रोग्राम। उसके बाद उसके बाद 1926 में उन्होंने एक जो एक कमांडर थे, पुलिस कमांडर, उनका मर्डर किया और 1930 में उन्होंने जो दिल्ली की असेंबली बम ब्रिटिशर तक के साथ किया वो वहाँ पकड़े गए और आप जानते हो 23 मार्च 1931 में उनको फांसी दी गई और जो हमारे उस समय हमारे देश के सभी लोगों के लिए एक आग दिन थी और दिलों में जोश भर दिया था कि हमारे देश के लिए क्या करना। और उसके बाद सभी लोग उन्होंने एक कुछ कहा उनके विचार और उनके मेन विचार जो ये थे उनके मेन विचार जो थे उनका जो सबसे पहला था मेरा रंग में बसंती तो उसने कहा था सभी लोग बसंती टोला में आए और आगे देश सेवा के लिए आए। और दूसरा उनका विचार जो सबसे ज्यादा था वो था वो भगवान को याद करते थे तो लोग कहते थे जब सब हम लोग देखते हैं कि रंग भेद जात पात शोषण गरीबी जो हमारे देश की है भगवान को डिसीजन लेने चाहिए। और तीसरा जो उनकी थी राष्ट्र भावना और समरसता की भावना, किसानों मजदूरों अल्पसंख्यकों और नौजवानों के साथ लेकर राष्ट्रवादी भगत सिंह के विचार मार्क्सवादी सिद्धांत थे और क्रांतिकारी सिद्धांत के अलावा नौजवान काफी मूर्ति और हिंसा के रखे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज गोष्ठ के विषय में स्वतंत्र सेनानियों सत्रों के विचार राष्ट्रीय की व्यवस्था की होने के बाद डिस्कशन से सभी को एक एक अपने विचार वैज्ञानिक तरीके से बनाए और इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। उनका जो दंश को हिंसक थे वो हिंसा में बिलीव करते थे। वो कहते पर हिंसक कभी आगे नहीं है, इसके जब हिंसक तो उसके लिए हमें बम और गोली भी खानी पड़ेगी। जब बहुत कुछ विचार मिले तो मैं बहुत देर नहीं जाता क्योंकि स्पीकर बहुत ज़्यादा होंगे। मैं वाजपेयी से आप
लोग आप लोग आए हो और यहाँ उपस्थित हो, अब मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चाहे गोष्ठी ये छोटी हो, मैं सोचता हूँ आप अपने विचारों को लेकर दोनों यहाँ से डिस्कशन होगी, आप आगे प्रचार करोगे और देश की व्यवस्था के लिए सरकार किसी भी पार्टी की हो, किसी नेता की हो, पर हमारा देश एक है, राष्ट्र एक है। हमें कुछ लोगों के लिए सोचना पड़ेगा जो जिसके लिए जो उनका संदेश है। बाकी आप लोगों से विचार अनुमोदित है और बात में आगे कम टाइम दी के अपने विचार प्रकट करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर साहब ने संक्षिप्त में कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित किए और संक्षिप्त जीवनी पर प्रकाश डाला कि उनका जीवन किस प्रकार से समाज हित में समर्पित किया गया। ये संघर्ष का मार्ग उन्होंने स्वयं चुना था, वो भी चाहते तो अपने व्यक्तिगत जीवन के आधार पर अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते थे, सुख सुविधाएं भोग सकते थे, लेकिन उनके मन में समाज की पीड़ा थी, राष्ट्र की पीड़ा थी, देश प्रेम था, अपने समाज को समृद्ध स्वच्छ तो मजबूत बनाना चाहते थे, प्रत्येक व्यक्ति को सुखी देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने यह संघर्ष पूर्ण दृढ़ता के मार्ग चुना और संभवतः इसीलिए चुना कि भावी पीढ़ियां इस प्राणोत्सर्ग को याद रखें कि यह उनके लिए किया गया था, वो कभी इसे विस्मरण न करें और सोते में भी उन्हें अगर याद आ जाए तो एक बार उनके मन की जो कायरता है, जो एकता है, वो छूटे और वह समाज के सुपथ के लिए चिंतन करे, वह मातृभूमि के लिए चिंतन करे। जिस प्रकार से हमारे सामने छोटे छोटे स्वार्थ होते हैं, ऐसे उनके भी सामने स्वार्थ थे, लेकिन उन्होंने उन सभी स्वार्थों का परित्याग करके और इस पवित्र पथ पर अपने को अग्रसर किया। हम सभी लोग इसी इच्छा से यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं निवेदन करता हूँ, यहाँ विजयेंद्र जी बैठे हुए हैं, वो आ करके अपने शब्द सुमन अर्पित करें। नहीं समय हेलो साथियों, क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह को मैं सलाम करता हूँ। पिछले साल मैंने अमृतसर से लेकर इनके शहादत स्थल तक की मैंने पैदल यात्रा की थी। भगत सिंह जब मैं लगभग जब 5वें-6ठे क्लास में था तो फोटो देख करके, इतना खूबसूरत फोटो भारत के इतिहास में कोई फोटो नहीं होता है, फोटो बोलता है। और मुझे लगता है कि भगत सिंह पैदा, भगत सिंह होने के लिए सांसद और विधायक होने की जरूरत होगी नहीं। भगत सिंह किसी परिणाम का नाम नहीं है, भगत सिंह एक प्रक्रिया का नाम है। जिसको भगत सिंह होना है वह भगत सिंह के होने की प्रक्रिया उनको जाना पड़ेगा। भगत सिंह किसी नकल का नाम नहीं है। भगत सिंह कोई कॉस्मेटिक टोपी लगा करके, सदर बाजार का टोपी लगा करके और पगड़ी बांध करके भगत सिंह हुआ नहीं जा सकता। आजकल बहुत गांधी के भी कॉस्ट्यूम चल रहे हैं, भगत सिंह के भी कॉस्ट्यूम चल रहे हैं, कारपोरेट के अपने भगत सिंह है, दलितों के अपने भगत सिंह है, वामपंथियों के अपने भगत सिंह। पिछली सदी की संसद और वर्तमान सदी की संसद दोनों आज खड़ा है। हम जब विपक्ष में होते हैं तो हम हिंदी बोलते हैं, जब सरकार में जाते हैं तो अंग्रेजी बोलते हैं। संसद आज
सेंट्रल विस्टा हो गई है, यह देश यह सदी सरकार की सदी नहीं है, यह केवल सरकार की सदी है। केवल सरकार ही दिखती है, सरोकार इस देश का समाप्त हो गया है। मित्रों, आज हम लोग भगत सिंह को, मैं भयभीत भी हूं कि मैं क्या बात करूं। भारतीय जनता पार्टी के नेत्री यहाँ हैं, आर्य समाज के साथी यहाँ हैं और भिन्न भिन्न विचारों के लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं थोड़ा असहज हूं कि मैं अपने अंदाज में क्या बात करूं। अभी प्रोफेसर साहब रिटायर्ड, हमारे प्रोफेसर साहब यहाँ मौजूद हैं, तनेजा जी मौजूद हैं, सभी वरिष्ठ नागरिक और कनिष्ठ नागरिक, सारे नागरिक यहाँ मौजूद हैं। मैं आज यही कहूं कि एक पीढ़ी जल रही है और एक पीढ़ी बुझ रही है। एक पीढ़ी और है जो गल ही में पल रही है। एक पीढ़ी जल रही है, एक पीढ़ी बुझ रही है, एक पीढ़ी और है जो गर्मी में पल रही है। इन विसंगत पीढ़ियों को कौन सा परिवेश दोगे? देश सौंपोगे या फिर उन्हें उपदेश दोगे? छिलमिलाती लो कर लपट बन गई तो फिर न कहना ये दीवानी है किसे। ये दर्द जब हम शहीदों को याद करने के लिए जब जमा होते हैं, जब अपने रहनुमाओं को याद करने के लिए जमा होते हैं, जब अपने इतिहास के उस गौरव मई बलिदानी परंपरा को याद करने के लिए हम जमा होते हैं, तब मुझे लगता है कि हम कहां हैं, देश कहां है, देश को कहां जाना था, देश कहां पहुंचा है और हमारे हिस्से की भूमिका क्या होनी चाहिए। हम लगातार दूसरों को दोष देते हैं, लगातार बोलने के लिए, भाषण करने के लिए विरोध, यही हमारा नीति चरित्र है। भगत सिंह पैदा हो मेरे घर नहीं पड़ोस के घर में, सारे लोग यहां बैठे हुए हैं। अब तो भगत सिंह पैदा नहीं होते, पैदा कैसे होगा? भगत सिंह पैदा कैसे होगा? मेरा बेटा तो जाएगा शिकागो, मेरा बेटा तो कारपोरेट की दलाली करेगा, मेरा बेटा तो बिल्डिंग खड़ा करेगा, तो फांसी पर किसका बेटा चढ़ेगा? भगत सिंह पैदा हो लेकिन अपने घर नहीं पड़ोस के घर में। कौन थी ये भगत सिंह? आजादी के बाद सभी दलों का, मैं हिम्मत के साथ कह रहा हूं, किसी भी दल के साथियों के यहाँ, इस देश के तमाम दलों ने अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को बेचने और लूटने का काम किया है। कोई अभी अपने मुंह से नहीं कर सकता है कि मैंने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को लूटा नहीं है। आजादी के बाद इस देश के तमाम दलों ने अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को लूटने का काम किया है, नोचने का काम किया है। और जनता, हतभागी जनता, हतभागी किसान, वो गांव, वो गलियां वैसे ही इंतजार कर रही है वो भगत सिंह का गांव वाला, भगत सिंह की जमात, जिसके लिए वो मार्क्सवाद के करीब गए थे, जिसके लिए सभारा की बात कर रहे थे, जो दलित वंचितों की बात सोचते थे। आज वो दलित वंचित कहां है? आज वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 350 करोड़ की आबादी दुनिया की, जिसकी 10+ पॉपुलेशन, यह अतिरिक्त आबादी है। दुनिया की कोई सरकार इस आबादी के प्रति जिम्मेदार नहीं है। तुम जिंदा इसलिए हो कि तुम मर नहीं रहे हो, उसको, इस नागरिक के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। और ये जो ड्रामा देख रहे हैं विरोध और समर्थन का, इस विरोध और समर्थन में तो मैं हिम्मत के साथ कह रहा हूं, कोई बात। हेलो, बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा, वह भी रोक रहा है मुझे। मित्रों, मैं कहूंगा राज्य का चरित्र एक होता है, जो जाए लंका वही हो जाए रावण। बहुत मुश्किल है इस सत्ता की जो चमक धमक है वो बेदाग होकर के कोई लौट हो जाएगा। सत्ता का चरित्र एक है और किसी से अपेक्षा नहीं करेंगे
कि वह जा करके जो है वो हमारी रहनुमाई करेंगे। वह ये बहुत तुम सब ये अपेक्षा करना ही भूल है। आपको जिस विरोध और समर्थन के खेल में है, ये उसी तरह से अभी रामलीला शुरू हुआ है कल से। रामलीला में रावण सीता को हर के लेके जाता है, आप आंसू बहाते कि रावण इतना दुष्ट, सीता माता को तुम हर के लेके जा रहा। भोले भाले लोग आंसू बहाते हैं, सीता मैया की पीड़ा को देख करके भी युवा दर्द से भरते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि पर्दे के पीछे बैठ करके और सीता और रावण दोनों साथे मिलकर के बीड़ी पी रहे हैं, आपको पता क्या है? और यही सत्ता का खेल है, जिसके समर्थन में है, जिसके विरोध में है, पर्दे के पीछे सारे के सारे एक हैं। और सबसे ज्यादा जो ठगा जाता है, कोई पार्टियां यहाँ हारती नहीं है, कोई पार्टियां जीतती नहीं है, हारता है जिस देश का लोकतंत्र। तो इस तंत्र को यहाँ के लोग पर भरोसा नहीं है। मेरा बेटा पैदा हुआ, कहा कि मुझे भरोसा नहीं कि तुमको बेटा पैदा हुआ, जब तक कि मेरा एजेंट सर्टिफिकेट नहीं दे दे जन्म प्रमाण पत्र का, तुम्हारे जिंदा होने पर मुझे भरोसा नहीं है। मेरा बाप मरा, मैं जानता हूँ कि मेरा बाप कैसे मरा है, कहता है तुम्हारे बाप के मरने पर भी भरोसा नहीं है, तब कौन भरोसा करेगा? कहा कि मेरा सीओ और अंचलाधिकारी लिख के देगा तुम्हारा बाप मर गया है, तभी तुम्हारे मृत्यु पर मैं भरोसा करूंगा। मतलब इस तंत्र का हमारे ना तो जन्म पर भरोसा है, ना मृत्यु पर भरोसा है। लोग अलग है, तंत्र अलग है, दोनों का संबंध 36 का है, 36 का है, दोनों दो दिशा में कर रहा है। इस तंत्र का इस लोक पर विश्वास ही किसी कीमत पर विश्वास नहीं। मित्रों, भगत सिंह को याद करते हैं, संसद में जो आवाज जिन्होंने जो बम फोड़ा था, आज अगर कोई बम फोड़े, अब तो सरकार और किसी व्यवस्था के खिलाफ में पुर्जा फेंक देंगे तो करके कितने छापामारी होगी। और जाकर के अल्लाह सही देखिए, जो गरीबों की बात करने वाले वो ही ट्रेंड चला है, या तो दलितों को लैंडस्लाइड साबित करो और मुसलमानों का आतंकवादी साबित करो, नहीं तो हेमिल्टन की किताब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन देखिए। वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो पूरे हिंदुस्तान की सरकार, दुनिया की सरकार के लिए गीता की तरह काम करती है। दुनिया में थोड़ा क्या ट्रेंड कर रहा है कि किस तरह से जो गरीबों की आवाज, भूख की आवाज, बेबसी की आवाज, बेकारी की आवाज लगाने वालों को तुम जेल में बंद करो, उसको नक्सलाइट साबित करो और मुसलमानों का आतंकवादी साबित करो। यही लोग देश में चल रहा है। कौन मुकम्मल आवाज उठाएगा? कौन सवाल की बात करेगा? कौन बेरोजगारी की बात करेगा? कौन बेकारी की बात करेगा? कौन बेबसी की बात करेगा? बात करना मुश्किल है। मैं साथियों अपनी बात यहाँ समाप्त करना चाहूंगा, करना चाहूंगा, जब सभी दलों का चाल, चेहरा, चरित्र और चिंतन एक हो जाए, झंडों का रंग एक हो जाए, झंडों का आकार एक हो जाए, लगे कि मेरा कोई नहीं है, तब नागरिक को अपना हस्तक्षेप करना चाहिए, तब पीपुल्स इनिशिएटिव की तरफ जाना चाहिए, तब जनता पर ध्यान संभालना चाहिए। यह देश मेरा है, यह मातृभूमि मेरा है, यहाँ का कंकर हमारे लिए संकट के समय सूर्य है। यह हमारी मातृभूमि है, हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्मभूमि है, हमारी पितृभूमि है, हमारी मोक्ष भूमि है। यह देश की जनता का है, जनता को पहल करनी चाहिए। और फिर इस देश की अगर आप निठल्ले रहेंगे, आप कुछ न सोचेंगे, हाथ पर हाथ रख के बैठेंगे, ये दो गोली के नेता ये आपके ऊपर शासन करेंगे, देश को तबाह करेंगे। मैं भगत सिंह को याद करती हूँ, भगत सिंह के जो सपने थे, जीने का प्रयास मैं नहीं कर रहा हूँ कि नाम लेना भी बहुत बड़ी बात है। मैं देश का ऐसा पागल संपादक 20 साल से मेरे मीडिया में रह करके भी आज आधा समय 6 घंटा 7 घंटा गूगल पर हूँ और 7 घंटा मैं गोबर उठाता हूँ। ये गूगल और गोबर का जो संबंध है, डॉक्टर साहब रोज मैं यहाँ बगल में, दिल्ली के बगल में मैंने 40 बीघा लेकर के कोई पत्रकार जब किसान की बात करते थे, एक दिन जाकर के पसीना चुरा के देख लो, 48 डिग्री टेम्परेचर में जाकर के जीने का प्रयास करो, एसी रूम में बैठ करके। ये तो सहानुभूतिपूर्वक विचार है, एक स्वानुभूतिपूर्वक विचार करके पढ़ो, एक बार खेत जाकर के देखो, दर्द जाकर देखो, 4 साल से 48 डिग्री टेम्परेचर में इलाज करा और कलम भी चला रहा से। ये इंडिया और भारत के बीच जो गैप है, इस गैप को भरने का क्या प्रयास हो सकता है, अपने हिस्से की क्या भूमिका हो सकती है, और उस गांव में बैठ करके बेहतर काम करने का प्रयास किया है।
पिछले 5-6 वर्षों में लगभग 22,000 देसी गोबर की रक्षा की है। जैविक खेती पर अपने काम कर रहे हैं। मीडिया हाउस 3 वर्ष काम करता हूँ, 2 जिला मीडिया हाउस में काम करता हूँ। बस इतना ही कहूँगा कि मेरा हाल है आप एक कदम से आवाज देकर अगर आप चुप रहे तो सारा जमाना करते हैं। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी को। द्वारा उन्होंने अपने प्रताप को समर्पित किए। उनके हृदय की पीड़ा से हम सभी अवगत हुए कि भगत सिंह जी ने इस सपने के साथ अपने जीवन यात्रा प्रारंभ की। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। वीरेंद्र जी ने किसानियत के दौर पे पूरी मिट्टी को एक तरह का जोड़ के रख दिया। जो देश की हालत है, जो पॉलिटिक्स जिस डायरेक्शन जो दिशा में चल रही है, उसका काफी उन्होंने निचोड़ आपके सामने रखा है। इसी निचोड़, इसी समाधान, इसी सॉल्यूशन के लिए हम सन 2002 से डॉक्टर भारती के नेतृत्व में एक चेष्टा कर रहे हैं कि इस देश को एक सही दिशा दें। गोष्ठी में आप लोग काफी पहले भी आए होंगे, आप ये जानते होंगे कि जो सन 2002 में हमने विचार रखे थे वो आज भी वैसे ही वैलिड हैं और उनको 30 मील में सरकारें ला रही हैं। पर क्योंकि उनकी नैतिकता नहीं है, उनकी मोरालिटी नहीं है, इसलिए देश आज भी वैसे ही जूझ रहा है, वैसे ही कीचड़ में फंसा हुआ है जैसे कि आज से 70 साल पहले। सिर्फ एक इंटेंशन, एक नैतिकता, एक मोरालिटी, उसी की कमी है। आज हम एकत्र हुए हैं शहीद आजम भगत सिंह जी की जन्म तिथि को मनाने के लिए। 27 सितंबर 1907 और 23 मार्च 1931, मात्र 23.5 साल, जिसमें से 16 साल तो बचपन का निकल गए होंगे। 16-17 साल पर जब उन्होंने कॉलेज स्कूल जाना शुरू किया और ये मूवमेंट स्टार्ट की, उनकी उस कार्यचाली, उस एक्शन को उस टाइम के नेताओं ने, यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी सराहा नहीं था, एक टेररिस्ट एक्ट कहा था। चाचा नेहरू ने उनको कहा था कि ये उनका एक्ट जो है, उनका जो हरकत है, उनकी जो एक्शन है वो तो भूल जाएंगे, लेकिन इनकी एक्शन एक सिंबल बन गया है और वो सिंबल बन गया है। सही बोला था तभी आज 75 साल, इतने सालों बाद हम हर साल उनकी की हुई, उनके विचारों पे और दृढ़ता से और ध्यान से सोच रहे हैं और अपने आप को समझ रहे कितनी वैलिड चीजें उन्होंने बोली। अगर आप उनकी जीवन को देखें, उन्होंने जॉन सॉन्डर 21 साल का नवयुवक पुलिसकर्मी की हत्या की। इन्हें धोखे में गलती ने जो वो चाहते थे जेम्स स्काउट को मारना, उस जिस आदमी ने लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठी चलाई थी, जब साइमन वापस जाओ की एक मिशन चल रही थी सारे हिंदुस्तान में, लाला लाजपत राय उस मिशन को लीड कर रहे थे लाहौर में, तो उस टाइम एक आपका जो पुलिस वाला था जिसके अगेंस्ट, जिसने उनकी लाठी मारी और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई, उसके विद्रोह में अपना दिखाने के लिए कि हम उस चीज के खिलाफ हैं, क्योंकि भगत सिंह जी ने स्कूलिंग कॉलेज लाला लाजपत राय के स्कूल कॉलेज खोले हुए से की थी। वो उनके ग्रैंडफादर वो एक आर्य समाज से प्रभावित थे, बाद में वो सरदार भी थे, लेकिन बाद में उन्होंने बड़े खुलेआम कहा कि मैं एथिस्ट हूँ, मैं भगवान में नहीं मानता, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। और उसी एक वेद भगवान में विश्वास नहीं करता, उस वेद को अगर आप पढ़ो तो आप देखेंगे कि उस
इंसान की विचारधारा कितनी थी। जब उन्होंने एक इंसान को मारा, गलती से मारा, जिसको मारना था उसको नहीं मार पाए। बाद में जब असेंबली में जिस केस में वो पकड़े गए, जिस केस में उनको इस केस के साथ लिंक करके फांसी दी गई, उन्होंने दिल्ली असेंबली में बम उठाया और देख के ध्यान से उस बेंचों में फेंका जिस बेंचों में कोई बैठा नहीं था। उस बम को फेंक के वो धुएं की आग में निकल भी सकते थे। और जब वो बम फेंकने जा रहे थे, उनके सहयोगियों ने कहा भी कि ये मत करो क्योंकि तुम्हें दूसरे केस में धर लेंगे, वो तुम नहीं निकल पाओगे। क्या कारण था, क्या सोच थी, लेकिन जो उन्होंने कहा कि मैं एक विचारधारा को देश में लाना चाहता हूँ, मैं बलिदान देना चाहता हूँ अपने आप को। और उस बलिदान के उन्होंने जब बम फेंका वहीं खड़े थे, वहीं पे वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद करते रहे और पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, केस चला और 1931 में 23 मार्च को उनको शहीदी दिवस हो गया। लेकिन कहने का जो मेरा तात्पर्य है, उन्होंने जब अगर आप स्टडी करो मैं भगवान नहीं मानता, उन्होंने कहा था इस विचारधारा में, कहते हैं कि वो सोसाइटी कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकती जो पुरानी रीति रिवाजों को पे सोच नहीं करेगी दोबारा। अगर हम पुरानी रीति रिवाजों का अंधविश्वास से उसी को फॉलो करते रहेंगे तो हमारी सोसाइटी कभी प्रोग्रेस नहीं करेगी। उन्होंने कुछ सवाल उठाए, उन्होंने बोला कि मैं भगवान को इसलिए नहीं मानता कि अगर भगवान होता तो पहला सवाल तो उसने दुनिया रची थी। अगर भगवान ने ही दुनिया रची है तो उसने इस दुनिया में कुछ दर्द दिया क्यों? अगर भगवान ने ही दुनिया रची है और भगवान के हाथ में ही सब कुछ है तो उन्होंने अंग्रेजों को ये प्रेरणा क्यों नहीं दे रहे कि वो देश छोड़ के चले जाए? वो पटाखे और बंदूकें क्यों हमारे देश में चला रहे हैं, हमारे लोगों को क्यों फंसा रहे हैं? अगर भगवान ही होता तो वो बेचारी क्यों धंधे देता है इंसान में जो गलत काम कर रहे हैं? ये सवालों का कहता मैं जवाब ढूंढ रहा हूँ, हो सकता है मैं आज ढूंढूं। उन्होंने कहा कि धर्म वाले वही है जो जो चीजें हमें नहीं पता उसको एक फिलॉसफी देते हैं और एक चीज बढ़ा देते हैं। आज ये चीज बिल्कुल फिर पक्की है कि अगर हम पुरानी चीजों को अपनी रीजनिंग नहीं देंगे, उस रीजनिंग में हम अगर अपने आप को सही पाते हैं तो हमारे में इतना मुद्दा होना चाहिए, इतनी करेज होना चाहिए कि हम उसके खिलाफ बोलें। और अगर हमें उस चीज के फेवर में रीजन मिलते हैं तो उसके समर्थक हो जाए। तो ऐसी छोटी छोटी विचारधाराएं जो उन्होंने अपने 5-4 साल की एक्टिव जीवन में की, वो जो आज भी वैलिड है। आज भी जैसे जिंदर जी ने कहा कि हम इतनी पॉलिटिक्स देखते हैं, इतनी पार्टियां देखते हैं, सबको देखेंगे, सब झूठ का सहारा लेंगे। जो आज भी विचारधारा आज आप विचार गोष्ठी कर रहे हैं उसमें हमारा जोर है नैतिक भौतिकवाद, मॉरल मटीरियलिज्म। यही चीज भगत सिंह जी ने कहा था। उन्होंने कहा जब मैं आस्तिक हूँ, इस आस्तिक होने में मुझे कितनी मुश्किल है। जब मुझे सजाए मौत हो रही है, मेरे बाकी साथी जो धर्म को मानते हैं उनको एक सोच है, एक सहारा है कि अच्छा यार मैं अच्छा काम करके मर रहा हूँ, देश के लिए मर रहा हूँ, अगले से जन्म में मुझे अच्छा जन्म मिलेगा, किसी राजा के यहाँ पैदा होगा, नहीं कुछ होगा। कुछ मेरे धर्म साथी हैं उनको ये कहता है अच्छा काम कर रहा हूँ, देश के लिए मर रहा हूँ तो मुझे स्वर्ग में बहुत सुकून मिलेगा, बहुत चीज मिलेगी। कहता मैं तो आस्तिक हूँ, मैं भगवान में मानता नहीं हूँ, मुझे तो मरने के लिए भी कुछ सहारा नहीं मिलता, मुझे ये सोच के ही मरना पड़ता कि मैंने तो इसी काम के लिए मर रहा हूँ, इसी देशभक्ति के लिए मर रहा हूँ और मेरी इस हरकत, इस एक्शन से हो सकता है देश में कुछ प्रवर्तन थे, लोग जागे और इस देश को आजादी दिलवा पाए। तो यहाँ फिर मॉरल मटीरियलिज्म आता है। वो आदमी सच था अपने आप में सच, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं कुछ कर रहा था। तो यही चीज हम आज फिर कहना चाह रहे हैं कि मॉरल मटीरियलिज्म नैतिक भौतिकवाद होना चाहिए। इंसान जब खुद अपने आप को सच नहीं बोलेगा, इंसान जब दुनिया के लिए सच नहीं बोलेगा, वो सच्चाई, वो असली चीज, वो ठीक चीज आपको नहीं दे सकता। तो आप लोग आज आए, मैं फिर धन्यवाद करना चाहूंगा, लेकिन इस विचार से जाए कि हम हर पुरानी चीज को अंधाधुंध आंख बंद करके उस पर विश्वास नहीं करते रहेंगे। हम अपनी रीजनिंग,
इंसान जानवरों से अलग क्यों है? इंसान जानवरों से अलग इसीलिए है कि उसमें रीजनिंग है, वो रीजनिंग कर सकता है। अगर आप रीजनिंग करो, हर पुरानी तत्व को रीजनिंग करके अगर उसको आप ठीक समझते हैं तो उसको फॉलो करो। अगर आप रीजनिंग में उसको गलत पाते हैं तो इतना अपने आप में ताकत लाओ और इतना जोश लाओ कि आप उसको गलत कह सको, तभी दुनिया आगे चलेगी। आज एरिस्टोटल का आप नाम याद करें, एरिस्टोटल सबसे बड़ा फिलोसफर माना जाता है। एरिस्टोटल जिसने आपको हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ाया था, एक वक्त था इसको बेस्ट फिलोसफर कहते थे। उन्होंने दो कह दिया जो माना जाता था, साइंस में जो कह दिया, इकोनॉमिक्स में जो कह दिया, पॉलिटिक्स में जो कह दिया, एरिस्टोटल वर्ल्ड वर फाइनल। बट आपको हैरानी होगी कि एरिस्टोटल की जो फिलॉसफी ऑफ ज्योग्राफी थी, दैट वाज जियो बेस्ड। दैट मींस ही सेड कि खड़ा है और हमारे आसपास चांद सितारे सूरज घूम रहा है। जब तक वो रहा ये चीज को बदलने नहीं दिया, लेकिन दूसरे उन्होंने बताया कि दिस इज हॉलीडेज, अर्थ नहीं खड़ा है, सूरज खड़ा है, सूरज के आसपास दुनिया घूम रही है। तो ये चीजें अगर आप सोचोगे नहीं, किसी गलत चीज को गलत चीज बोलने के लिए उसके विचार उस पर रीजनिंग करोगे नहीं तो आप कभी आगे बढ़ नहीं सकते। वैसे ही रहोगे, वैसे ही किसी के मर्जी में रहोगे, जो चाहेगा, जो आपको देना चाहेगा वही दोगे। बाद में आपको अच्छा लगेगा, धन्यवाद कर दोगे, बुरा लगेगा तो कोर्स लोगे, लेकिन आपका कुछ होगा नहीं। नैतिक भौतिकवाद, मॉरल मटेरियलिज्म इज द नीड ऑफ द डे, ये न्यू डेमोक्रेसी है। इसमें आप हमारे साथ जुड़े, इस पे विचार करें, डॉक्टर काशी के साथ बैठे, तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि देश, दुनिया, सबका फ्यूचर आपके हाथ में है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर का। उन्होंने बहुत संक्षिप्त शब्दों में बड़ा सारगर्भित भाषण किया, अपने शब्द समर्पित किए। यह सच है, बहुत बढ़िया। हम लोग नास्तिक और आस्तिक की चर्चा करते हैं, मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात कही। जो प्राचीन चीजें हैं उनका एक बार अनुशीलन होना चाहिए। सच ये है कि उनका उसके बाद सुधार होगा नहीं, और इतनी प्राचीन चीजें वर्तमान समय के अनुसार कितनी प्रासंगिक है कितनी नहीं है, उन पर विचार विमर्श किए हुए एक वर्ग है जो बच्चिका कार्य बच्चिका करता चला जा रहा है, जो लिखा वही मान लेंगे, और एक वर्ग है जो नहीं मान रहा। तो वो चीजें उस प्रकार से प्रासंगिक नहीं रही। बहुत संक्षिप्त में बहुत अच्छा बोले डॉक्टर। और इसी क्रम में यहाँ आपको पता है महिला मंडल भी विद्यमान है, और मैं डॉक्टर संध्या अग्रवाल जी से निवेदन करता हूँ कि वो संक्षिप्त में 2 मिनट अपने शब्द समर्पित करें। जो मंच कर रहे थे उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। और आज भगत सिंह का जन्मदिन है, इस तरह से जिस तरह से फांसी दी थी भगत सिंह जी ने, उनका जन्मदिन मनाया है डॉक्टर काशी जी ने इंडियन टेलीविजन के माध्यम से। इस तरह से हम हर घर में परिस्थिति पैदा हो जाए तो देश का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा, किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, आवश्यकता रहेगी। क्योंकि सब भगत सिंह का जन्मदिन बनाते हैं, उनकी कर्मों में उनकी प्रक्रिया पे सब हम चले, तो आज भगत सिंह का नाम लिया जा रहा है। और आधे लोग भी हो जाए, 10 भी लोग भगत सिंह जैसे हो जाए तो कोई मुसीबत देश पे कोई आँच नहीं आएगी। और मैं भगत सिंह की माता को बहुत प्रणाम करती हूँ। उन्होंने ये कहा था तुमने देश के लिए ये जान दी है, मैं चाहती हूँ 100 बेटे पैदा करूँ और देश के लिए कुर्बान कर दूँ भगत सिंह जी। लेकिन जब वो रोई थी, इसका लाल करता है देश के लिए, ऐसे माओ के लिए बहुत सलाम करते हैं। लेकिन आज तो जरा सी लड़ाई भी हो जाती है, अपने बच्चों को अंदर
कर लेती है माँ की नहीं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा उनकी माता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने ऐसा पुत्र पहली बार जन्मा, उनके मुकाबले कोई नहीं आया। जब तक ये देश रहेगा, भगत सिंह जी का नाम रहेगा, उनकी माता का नाम रहेगा, उनकी माता के लिए दिल से धन्यवाद। और मेरे यहाँ पे सभी साल के लड़कियों के परिचिति है और मेरे से आए हुए सरदार अली जी के साथ नवीन गुप्ता जी, राजन जी, डॉक्टर सरदार अली जी और वापस से आए हुए इकबाल जी, कवि जी और प्रोफेसर साहब जिनका मैं नाम जानती हूँ, और सरदार अली जी और किसान यूनियन से तोमर जी ने मिल चुकी। हम एक बार प्रोग्राम में गए थे तो जब मैं चेहरे पहचान रही हूँ सभी के लिए बहुत कितनी दूर से आए गोष्ठी के लिए, डॉक्टर कासिम जी के विचार सुनने के लिए, ताकि हम इस तरह की गोष्ठी करते रहें और देश का नाम रोशन करें। और डॉक्टर कासिम जी, डॉक्टर कन्हैया जी, मैडम डॉक्टर भजन कौर जी और सभी आई हुए डॉक्टर सरोज जी की डॉक्टरों का उनसे ज़्यादा नाम रखते हैं, वकीलों का नेताओं का ये नाम रहता है। और सबके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी माँ शक्ति भी आई हुई है और सरिता भाटिया जी और दूसरी दिखाई हुई है डॉक्टर जी, सभी लोग आए हुए हैं। और ज़्यादा नहीं उठाएंगे या 5 मिनट ज़्यादा बोलती हूँ क्योंकि सब लोगों को बोलना भी है। एक बार भगत सिंह जी के लिए और डॉक्टर काशी जी के लिए और इंटरनेशनल, लेकिन वो छुपा नहीं पाए और ये वाला से टूटने के बाद पूरे विशाल हिंदुस्तान का एक सिर, ये भी उस शख्स की एक काबिलियत। लेकिन आज हमें थोड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने हमारे लिए इतनी कुर्बानी करी, जिन लोगों ने इस प्रकार से कष्ट सहे, क्या हमने उनके सपने पूरे करे कि नहीं? क्या उन्होंने इस प्रकार की आजादी का सपना देखा था? अनफॉर्चुनेटली उनके सपने ही रह गए, उनके सपने से अधूरे रह गए। आज देश के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला, चोरी है, डकैती है, करप्शन है, हत्याएं हैं, लूट खसोट है, हमारी माँ बहनों की इज्जत, उनकी असमत उनके घरों में लूटी जाती है। तो मेरी आप सभी से एक प्रार्थना है, आओ इस पवित्र दिन के ऊपर हम सब संकल्प लें। आओ हम सब इस पवित्र दिन के ऊपर एक संकल्प लें। आप उन सपनों को जिसके लिए शहीदों ने हंसते हंसते फांसी के तख्ते को चूम लिया, उनकी चीज को, उनकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं करना। दोस्तों, शहीद आजम भगत सिंह, उनकी विचारधारा क्या थी? आज का टॉपिक है, उनकी विचारधारा क्या थी? शहीद आजम भगत सिंह, उनकी एक ही तमन्ना थी, एक सोसाइटी को सोशल रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते थे। सोशल रिकंस्ट्रक्ट का मतलब हर इंसान बराबर है। वो सिर्फ उन्हीं से नफरत नहीं करते थे जो अंग्रेज थे, इवन अपने भारतीयों से भी जो दूसरे भारतीयों के ऊपर अत्याचार करते थे उनके लिए वो भी उतने ही करते। भगत सिंह जी ने लेनिन को पढ़ा, भगत सिंह जी ने मार्क्स को पढ़ा। भगत सिंह जी थोड़ी सी वामपंथी नेचर के, उनका यही एक उद्देश्य था, यही एक उनका आदर्श था कि इस भारत माता में रहने वाला हर इंसान बराबर हो, हर इंसान को काम करे, कोई किसी के नीचे नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, उनका एम क्या था? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, जस्टिस फॉर ऑल,
love for humanity, good life for everybody. He did not believe in violence. Sorry, he did not believe in non-violence. Not that. वो कहाँ से पता लगता है कोई इंसान की जिंदगी को इस प्रकार से वैल्यू करते हैं? जब असेंबली के अंदर बम फेंका गया तो बम को उस जगह पे फेंका गया जहाँ पे कोई भी बैठा हुआ नहीं था। ये उनकी विचारधारा। अगर भगत सिंह जी चाहते, जब बम फटा तो नेचुरली धुआं भी था, उसमें भाग सकते थे, लेकिन भगत सिंह जी नहीं भागे। इसको जान प्यारी नहीं होती, शायद ज्यादा जिंदा रहे थे और देश के लिए अच्छे काम करते, लेकिन नहीं भागे। क्यों? इसलिए कि वो कहते थे कि भगत सिंह रहे या ना रहे, लेकिन भगत सिंह जी के आइडियाज रहने चाहिए। एक भगत सिंह मर गया तो क्या होगा, लेकिन हिंदुस्तान के हर घर के अंदर एक भगत सिंह पैदा हुआ। ये उनके विचार। एक उनकी और विचारधारा थी भगत सिंह जी की। वो कहते थे अगर देश के अंदर चेंज लाना है, समाज के अंदर चेंज लाना है, अगर आपको एक यूथ ला सकता है। ये नहीं है कि उनको बुजुर्गों के एक्सपीरियंस के ऊपर विश्वास नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन यूथ को जो वो ऐसे बोलते थे, कहते थे यूथ को कोई फियर नहीं है, यूथ के अंदर एक एंथुसियाज्म है। मैं कहूँगा जीवन का बहुत बड़ा सफर रिकॉर्डिंग चालू है। आधा समय तो उनका बचपन में निकल गया। 7-8 साल की उम्र में देश के प्रति उनके अंदर जो ललक थी वो आई कहाँ से? मैं अक्सर इस बात को सोचता हूँ, वो किस मिट्टी से बने होंगे जिसके अंदर इतनी छोटी सी आयु में कोई विचारधारा नहीं, कोई धर्म नहीं। मैंने जितना समझा भगत सिंह जी को, मुझे सिर्फ एक ही चीज नजर आई कि उनका एक ही धर्म था, वो था अपना देश और अपने देश की मिट्टी। एक ही धर्म था, एक ही उनका विचारधारा थी, अपना देश अपनी मिट्टी, ना कोई जाति ना कोई धर्म। और जाति और धर्म आज दोनों समस्या इस देश की बनी, जातिवाद भी और धर्मवाद। तो मैं ये पाता हूँ उनके अंदर जो देश के प्रति देशभक्ति का भाव था, ये सबसे बड़ा उनके अंदर विचारधारा का भाव था। सब विचारधारा छोड़ती है, सब विचारधारा पीछे छूट जाती है जब देशभक्ति का भाव होता है। और जब देशभक्ति का भाव होता है तो मिट्टी होती है, मिट्टी जिस मिट्टी में हम जन्म लेते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं होता है। और जब आप दाएं बाएं देखते हैं तब आपको विचारधारा दूसरे चेहरे नजर आने लगते हैं, दूसरे नेता नजर आने लगते हैं। नरम दल की बात होती है। मैंने जितना पढ़ा उसमें देखा उनका एक रास्ता था अपने देशभक्ति के जज्बे को दिखाने, जो भी उन्होंने तरीके अपनाए, क्योंकि अंग्रेज भी तो बहुत अच्छा काम तो कर नहीं रहे। ठीक है, गांधी जी का अपना तरीका था अहिंसा का, अहिंसा के प्रति हम समर्पित हैं, लेकिन जो अंग्रेज कर रहे थे उसकी गूंज भी दुनिया सुने। मुझे लगता है कि उसको सुनाने के लिए ही उन्होंने संसद पार्लियामेंट में एक बम फोड़ा था ताकि किसी को नुकसान भी ना पहुंचे और अंग्रेज उस ताकत को, उस गुस्से को महसूस करे जो उसने गुलामी से इस देश के लोगों को दिया था। तो भगत सिंह का सपना था, जिस तरह का सपना था, क्या वो पूरा हुआ? आज राजनीति का इसमें प्रसंग तमाम बातें कही हमारे काफी वरिष्ठ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज मैं देखता हूँ कि नेता किस तरह की, सबसे बड़ा सवाल मैं बड़ा चिंतित होता हूँ। तमाम नेताओं से मिलने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिलता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है मैं एक बहुत बड़ा वैक्यूम इस मुल्क में देख रहा हूँ भविष्य की पीढ़ी के लिए कि उस प्रकार की लीडरशिप मुझे नहीं दिखती कि जो इस देश को आगे किस तरह ले जाए। किसी के अंदर धर्म को लेकर अपनी कट्टरता है,
किसी के अंदर जाति को लेकर कट्टरता है, लेकिन मिट्टी के लिए कट्टरता मैं बहुत कम लोगों में देखता हूँ। माफ कीजिएगा, बड़ी बड़ी सरकार को दोष देना, पार्टी को दोष देना आसान काम है। क्या राजनीतिक दलों को गालियां दे सकते? इतनी सफलता हमारे देश के संविधान में थी, लेकिन इन दलों को बनाता कौन? इन दलों को चलाता कौन? इस देश का नागरिक चलाता। उन दलों में बैठे लोग कौन है? इस देश के समाज से निकले हुए लोग हैं। जो समाज में लोग होते हैं वही अलग अलग दलों में जाते हैं। तो जब समाज से निकले हुए लोग अलग अलग दलों में जाते हैं, वही देश को, वही अलग अलग दलों को चलाते हैं, तो ये समस्या मिटती क्यों नहीं है? क्योंकि भगत सिंह को देखने के हमारे चश्मे अलग अलग। हम किसी नजरिए से भगत सिंह को देखते हैं, कभी किसी नजरिए से देखते हैं, लेकिन एक मुझे उम्मीद की किरण दिखती, आपके बीच ऐसे बैठे तो राजनीति करते हैं, लेकिन सेवा की राजनीति करते हैं। भाई जुड़े से शक्ति की बैठे कोरोना काल में जिस तरह की सेवा करी, उसके लिए इस देश ने इनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। राजनीति कीजिए, राजनीति में कोई बुराई नहीं, राजनीति करनी चाहिए, लेकिन राजनीति कैसे करनी चाहिए ये विदेशी शक्ति जैसे लोगों से सीखना चाहिए। और ऐसे तमाम देश में सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, अलग अलग दलों में भी। मेरा मानना यह है कि भगत सिंह के सपनों का ये देश बने, इसलिए सबसे पहली विचारधारा मिट्टी से प्यार है। अपने देश से प्यार कीजिए, सारी समस्याओं का समाधान अपने आप है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक माफी चाहता हूँ, भारतीय आजादी के संघर्ष में शहीद आजम भगत सिंह जी को याद करते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर कासिम जी का, उनकी टीम का, और उनका डॉक्टर फ्रेजा जी का सुंदर था। और अभी भाई साहब बताने के लिए कि छोटी उम्र की क्रांतिकारी भगत सिंह है। शायद उनके परिवार के अंदर कूद कूद के देशभक्ति बहुत भरी थी। उनके चाचा, उनके पापा, दादा साहब सब जेलों में फ्रीडम में। सच बोलूं तो हमारा देश तब कर्जा नहीं था। एक 14 साल का बच्चा जलियांवाले बाग में जब कत्लेआम होता है जनरल डायर के कहने पर, तो उस जलियांवाले बाग की मिट्टी को खून से सनी मिट्टी को बोतल में डालता है, तो घर जमी रहता है। तो माँ पूछती है कि बेटा क्यों रहा है? तो खिलौनों से खेलने वाला बच्चा कहता है जो चीज कभी नहीं भूलने वाली है उसको घर पर आया है, दिमाग में बिठा लिया। माँ या मेरे बार बार मुझे क्यों मारते हैं? माँ कहती है बेटा हमारी तादाद तो ज़्यादा है, उसके पास हथियार बन जाता है। तो वही बच्चा एक दिन और छोटी सी प्लास्टिक की बंदूक को मिट्टी का दबाता है, तो माँ कहती है तुम क्या कर रहे हो? कहते हैं आपको पता नहीं, उनके पास हथियार होते हैं, मैं बंदूक हो रहा हूँ, इसमें से बहुत सारी बंदूकें हो गई। 14 साल के बच्चे को उठाया, तो जिस मिट्टी के बने थे, जो सोच उनकी अनपढ़ इस प्रकार के लिए कुछ भी कर सकते। एक ग्रेजुएट बच्चा इसने लाहौर से ग्रेजुएशन की, जो भी काम करते थे बहुत सोच कर करते थे, उसका आगे का इंतजाम करता था। जब चंद्रशेखर आजाद जी के पास पहली बार गए, उन्होंने बहुत गाइड किया, कहने लगे भगत क्रांतिकारी बनना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है, और तुम डर के भाग जाओगे, निभा नहीं पाओगे। तो वहाँ जो मोमबत्ती लगे थे उस पर हाथ रखा भगत सिंह ने,
और कहा कि सेल्फ प्रमोशन की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो अपना बाजू का दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे कि ये है आसमां, हम किसे क्या बताएं क्या हमारे दिल में। तो चंद्रशेखर को बात जैसे चंद्रशेखर की जिम्मेदारी जो बात मैंने बताई डॉक्टर साहब ने भी, भाई साहब ने भी, असेंबली में लोग आते तो वहाँ ड्यूटी लगी किसी और की। भगत सिंह भी नाराज हो गए चंद्रशेखर कि आपको मेरे पर विश्वास नहीं होता। कहते विश्वास है तो ज्यादा विश्वास है, उनको दंड है, डरता किसी से नहीं है, उनको खिलाना डालने का हमारा मकसद है कि जो बिल आता है उसकी कामना करनी। तो भगत सिंह ने कहा कि जाऊँगा तो भाई, अगर आप ड्यूटी किसी को कराओगे तो जाऊँगा तो भाई। तब उनके साथ बटुकेश्वर दत्त की ड्यूटी लगी। बहुत हैरानी की बात है कि मैं एक दिन गोदी रोड के पास गया, सागर जी रोड के सामने लोग एक कॉलोनी का नाम है डीके दत्त कॉलोनी। सज्जन खड़े थे, हम पुराने रहने वाले थे, मैंने कब से रहते हैं 35 साल। मैंने डीके दत्त कॉलोनी क्या है, तो बिल्डर होगा, उसका कहना है बिल्डर होगा। मैंने बहुत शर्म की बात है कि इस कॉलोनी में आप जा रहे हैं और बटुकेश्वर दत्त के नाम से जो महान क्रांतिकारी था भगत सिंह के साथ था, जिसने असेंबली में दम मारा था जाकर लोगों को पता। उस डीके दत्त को बटुकेश्वर दत्त को लेके जब असेंबली में कौन थोड़ा इंकलाब का नारा दिया, ठीक कह रहे हैं भाग सकते, लेकिन भागना मिशन नहीं था, बताना मिशन था। सोच को दूर के भी पकड़े जाएंगे, जेल में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जब हमारी गवाहियाँ होंगी, जब हमारा पूरा डिटेल में आएगा, उस समय हम बताएंगे हम क्या करना चाहते हैं। वहाँ पर मीडिया आएगा, मीडिया पूरे देश में आएगा। ये सोचते हैं क्योंकि व्हाट्सएप था नहीं, तो टीवी भी नहीं था, तो गूगल नहीं था। तो भगत सिंह जी जब जाते थे कोर्ट में तो बहुत डिटेल में बताते थे कि हमने ऐसे तैयारी की, सुतरी ली, कांच लिए, पोटाशियम लिया, बना लिया, ऐसे बम बनाया और हमने छोड़ दिया, उसको मारने वाला नहीं था। तो मीडिया ने पूछा, तो जज ने पूछा कि आप विस्तार से क्यों बता रहे हैं? तो कहने लगे कि इसलिए बता रहा हूँ विस्तार से, देश का बच्चा सुन लो बम बनता कैसे शार्प माइंड थे, आगे तक की सोच। और सबसे बड़ी बात ब्रिटिश वर्ग से काम करना, और सबसे बड़ी बात जब सैंडर्स को उन्होंने मारना किसी और को था, पत्ते चलेगा सैंडर्स मार दिया तो उनको वांटेड के पोस्टर लगे, पहला पोस्टर है सिख नौजवान जिसे सारे आप सैंडर्स को बोलने से भूल दिया, उसके सामने थाने के सामने पकड़ो। मूवमेंट ऐसे थी कि उनका पकड़ा जाना उस समय ठीक नहीं था। आप एक पिक्चर को देखते हैं अक्सर हैड बनना भगत सिंह जी, वो हैड बनने की वही पहनी, तो कब पहनी पता लगता है जब वांटेड के पोस्टर लग गए। सुभाष चंद्र बोस जी ने चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा इस लड़के को फटाफट जाना है क्योंकि इसकी बहुत सोचता है, ये अगर पकड़ में आ गया हमारा मिशन सारा खराब। भगत सिंह क्लीन शेव बने, अंग्रेज निश्चित बने, हैड पहनी, और दुर्गा भाभी को जो उनकी टीम की वर्कर थी उनको उनकी पत्नी बना के एक कपल बना के यहाँ से निकल कर ट्रेन में सरेआम गए। अंग्रेज में सुंदरी पड़ते लंबे चौड़े थे जोड़े थे और नवे नवे पीछे होता है जोड़ा होता है और वो चले। तो वो दुर्गा भाभी शायद इसका कोई नाम जानता होगा, शायद उस लेडी का कितना बड़ा करके मिशन था देश के लिए। आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि जब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जेल में थे लाहौर में, तो फांसी से पहले उनके हस्बैंड थापर उन्होंने एक बम बनाया। जब जेल की दीवार तोड़े तो भगत सिंह को भगा के रखा, लेकिन वो बम का एक्सपेरिमेंट करते हुए बम फट
और उनके चीजें हो गए। ये बात जल्दी से मेरे राज्य को पता लगी तो उन्होंने दुर्गा भाभी ऐसे ऐसे हादसा हो गया। अगर हमारे में से कोई भी मांगे तो कोई नहीं पड़ता। हमारी मैडम को कोई जॉब होता, एक छोटा सा बच्चा 3-4 महीने का जिसने अपनी छाती से लगाया हुआ था दुर्गा भाभी अपने पति की वोट पे नहीं, ये क्या से क्या से उस दुर्गा भाभी का बहुत बड़ा भगत सिंह के साथ सारी तरीके से। अब देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का डर देखिए। सभी सम्मानित बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, आदर के योग माता शक्ति का मेरा मैं एक निवेदन करता हूँ। मैं जो देख रहा हूँ जो विचार गोष्ठी का मकसद था वो नहीं हुआ है। ये विचार गोष्ठी को ये तो भाषण पट्टी होता है। भगत सिंह के बारे में यहाँ कौन किस्म का आदमी बच्चा जो भगत सिंह को ना जानता हो, और जो भगत सिंह को आज तक नहीं कोई जानता तो इस गोष्ठी में आगे के जान सके। जो बहुत कीमती समय है, जो भाषण प्रतियोगिता का समय नहीं है, उसकी जगह गोष्ठी नहीं है। मेरा निवेदन है कि भगत सिंह ने क्या करा हम सुनन किया। भगत सिंह के जीवन दर्शन के आलोक में आज की स्थिति में हम कौन सी भूमिका की चर्चा न करें, हम इस भूख में आए। तो हमने तो दर्जे 2-3 में हमारे दिल्ली में पढ़ाई जाती। हम तो देहात के रहने वाले आदमी, पर वहां दर्जे 2-3 में वो था पाठ की सभा, और उस की सभा में प्रस्ताव पारित किया कि भाई बिजली के गले में घंटी बांध दो, ये आया करेगी, घंटी आवाज दिया करेगी, हम अपने बिल्लू में घुस जा करेंगे। बस सारे रोड के में बाहर दूरी बहुत जोर का कि बिजली का कोई खतरा नहीं रहने का। तो जो उन्होंने मतलब है बड़े अनुभवी माताओं कहने लगा, कहने लगी प्रस्ताव तो बढ़िया है, प्रस्ताव तो बहुत बढ़िया, बिजली के गले में घंटी बन जाएगी, आया करेगी, घंटी की आवाज आएगी, हम अपने बिल्लू में बन जाए। पर इस बिजली के गले में घंटी बांधेगा कौन? बता दे तुम्हें लिखेगी यही बात। भाई 2 लाख घंटी बात करना का उसे खा लेंगे, मुझे नहीं पता। मतलब जो आप दिल्ली में हो, ये मेरी भाषा को कब समझ लिया, बस समझ ले। और ये भाषा से कितने लोग आ रही, ये तो मतलब है भाषा को समझे कुछ समझ। और मैं आपको एक बात बताना आया कि बिजली के गले में बांध सके, जनपद भाग तक बांध सके, अधिक में जनपद भाग तक का इस वजह से इस बात को कह रहा। मैं जनपद के हिस्ट्री से विवादित हूँ, उनके सत्संग सम्मानित लोगों से विवादित हूँ, लेकिन और वे बहुत बड़ी भूमिका अदा उनके बड़ों में करीब वे भी करेंगे। शुरुआत कहाँ से हो? तो बागपत से शुरुआत हो इस भूख में। सीनियर सिटीजन तमाशा जोड़ रखा तुमने, हम मीटिंग है आपसे
सीमित है, घंटा चलेगा 2 घंटा, यहाँ एक वक्ता 1 घंटा 2 घंटा खुद अपने आप में बोलने की क्षमता ले रहा, तो हम एक वक्ता का भाषण 1 घंटा सुनेंगे, जो भूख लेकर हम आए उस भूख पे विचार भी नहीं होगा, तो हमारे यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। हम आए 23 तारीख को, अगली 23 मार्च में जो हम वैचारिक विस्फोट को करना चाहे, जिसके लिए हम समर्पित है, जिसके लिए प्रदीप बड़ी ने संकल्प लिया, तो मैं हर संभव तन मन धन से इस मुहिम में दिन रात एक करूंगा। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पर पार्टी की जय नहीं बोल लूं, उन शहीदों की जय बोलूंगा जिनकी कुर्बानियों की बदौलत हम आजाद हैं। और इसी संकल्प से आप मेरा निवेदन जो है, आप अपनी अपनी पार्टी के प्रति वफादार रहो, अपने अपने नेताओं के प्रति वफादार रहो, अपनी धार्मिक आस्था के प्रति वफादार रहो, अपनी कौम के प्रति वफादार रहो, पर अब खूब उनकी जय बोलो, पर उनकी भी जय बोलो जिनकी कुर्बानी की बोलो आस्था उनकी जय। और इसी मकसद से डॉक्टर साहब ने मूर्ति आयोजन करा था, और मैं माफी चाहूँ उस बात की, पता ना समझे कोई वक्त तो मैं उसे कमतर मान रहा हूँ। हमें पता अगर अनुभव है, बहुत जानकारी है, और हम अगर बढ़ेंगे तो उनके अनुभव में तो बिना पढ़ा लिखा आदमी पढ़े लिखों का हमें तजर्बा नहीं मिलेगा, उनके अनुभव नहीं मिलेंगे, और हम तो मतलब बहस बराबर हो गए। हमें उनके अनुभव की जरूरत है, आज जरूरत इस थोड़े से आप सभी काबिल आदमी है, अनुभवी लोग हैं, हमें केवल रास्ता प्रदान करो, रास्ता देने की कोशिश करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मेन उद्देश्य है तुम्हारे भविष्य का भक्त कैसे हो। हमने सरदार भगत सिंह से प्रेरणा लेकर जो उनके विचार होता है, हमने वो जानते हैं, सभी जानते हैं, सभी के इतिहास बहुत अच्छा जानना चाहिए। बिहार जाने तो उनकी जो कुर्बानी है वो एक अद्भुत है, और सब उसके विचार जानते हैं। आज की कंडीशन में भारत है और उसके फ्यूचर के जो उसके बारे में ज़्यादा सोचे, उसके बारे में आपको विचार बताओ। आज हमें अब हम डॉक्टर हरपाल सिंह जी को मंत्री करते हैं। आज हमारे पहले आदम जी की करने के लिए नमन करने के लिए और हमारे जो मंत्री सरकार ने उन्होंने पूरी के चीजों पर उनके राज्यों पर उन्होंने दिखाया है, इन पर करने का प्रयास करें। जैसा हमारे भाई इस बात की कहा कि हम लोग यहाँ एक विचार के केंद्र के सरकार अगर भी एक विचार थे, उनके विचार के लिए हम यहाँ पर सभी समर्पित हैं। इन्होंने देश की कुर्बानी की और थोड़ी सी अवस्था में जो 23 वर्ष की अवस्था में कुर्बान हुए, उसके लिए कोई दूसरा
क्या उदाहरण मिलेगा? कोई उदाहरण नहीं मिलता। हालांकि ऐसे भी उदाहरण है जो 17 वर्ष की आयु में भी देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी। खुदीराम बोस 17 वर्ष की आयु में अपने आप को स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने आहुति दी, लेकिन सरदार भगत सिंह ने हमारे शहीद आजम ने उन्होंने कुर्बान किया था जलियांवाला बाग के, उसी को उन्होंने जो है अपना रास्ता ऐसा अपनाया कि वो देश ये हमारा भारतवर्ष उन गुलामी की निर्मूल के जो उभरा था उसके आजादी में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके साथ में जितने लोग थे, जितने वो हमारे शहीद थे, राजगुरु सुखदेव बागेश्वर तक, वो सभी सब जो है हमारे बहुत ही नमन हम उन्हें करते हैं, उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं। और उनका जो हमारा रास्ता है, हम उस राजनीतिक रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। जो उनकी सोच थी वो सोच तो बिल्कुल अलग होगी। उनकी सोच की वंचितों को हम किस तरीके से अपना जो है रास्ता दिखाएं, गरीबों की कैसे सेवा करें, इस देश की सेवा किस तरीके से हो, किस तरीके से हम इस देश को आर्थिक अवस्था में सबसे बलिष्ठ करें, इन सब उनके विचार थे। विचारों की इस श्रृंखला में प्रयासरत है, प्रयासरत रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम निराश हो जाते हैं, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम उनके रास्ते पर चलें, उनके रास्ते को अपनाएं और उस महान देशभक्त को जिन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही अपनी इस मिट्टी को नमन किया था, मिट्टी से उन्होंने सौगंध दिखाई थी, और उसी आयु के साथ में लाला लाजपत राय की लाठी को उन्होंने सांडर्स को कत्ल करके, मर्डर करके उन्होंने उसका बदला दिया था। उनको हम कैसे कितना याद करें, उनको याद करते हुए उसमें ये भी था जो बदलाया कि उसके पीछे जो 2 सोल्जर थे, सिपाही थे, उनको मारने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन उनको भी उन्होंने दोनों को मार दिया था, उनको भी उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। ऐसी जो इतिहास है, ऐसा जो उदाहरण है, ये सरदार भगत सिंह के निकल में ही मिलता है। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं और उनके विचारों के साथ में चलने का प्रयास करेंगे। मैं सभी वक्ताओं के साथ में अपनी भागीदारी करते हुए समय की बहुत ही आप मान लीजिए कि बहुत लंबा समय हो गया है, इन्हीं समय के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, पूरे नमन करते हुए, आप सभी का अभिनंदन करते हुए और 23 मार्च को जैसा हमारे इकबाल कमेटी ने कहा है। सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति और डॉक्टर पासी जी, मैं सर्वप्रथम शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और चंद बात कहूँगा चाहते हैं कि या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, और मैं गम को खुशी कहते कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वाला का यही बाकी निशान होगा। सरदार भगत सिंह जी के बारे में बहुत सारी बातें वक्ताओं ने कही और उनके जीवन के संस्मरण सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हकीकत है, सच्चाई है कि जो भूखा होगा रोटी की कीमत उसे पता होगी, जो प्यासा होगा पानी की कीमत उसे पता होगी, और जिसने देश को अपनी मातृभूमि को मां से ज्यादा जाना होगा वो शहीद भगत सिंह करेगा। तो आज इतने कहेंगे, जैसे इकबाल भाई जी अभी हमको संबोधित किया और ये बताया कि जिस तरह से 8 सितंबर 1929 को दिल्ली असेंबली में सरदार भगत सिंह जी ने बम विस्फोट करके अपनी एंट्री करा दी थी। कोई कहते थे कि देश का जो बच्चा जाग चुका है वो भगत सिंह बन चुका है,
इसी तरह इकबाल सिंह जी ने यहाँ मंच से घोषणा कर दी कि बड़ौद का बच्चा बच्चा जाग चुका है और इस क्रांति को आगे ले जाने के लिए वो एक विस्फोट करेंगे 23 तारीख को। हम इकबाल जी की बात को कराते हुए और उनसे ये अपना आश्वासन देते हैं कि वो जैसे भी लड़ेंगे हर तरीके से, तन से, मन से, धन से और अपने बलिदान से भी पीछे नहीं हटेंगे। उनके इस कार्य में, फांसी जी के इस कार्य में आगे बढ़ेंगे। और भगत सिंह जी के लिए एक और मुझे थोड़ी सी परेशानी लोगों से कह दूं कि यहाँ ज्यादा सारे ओवर एज मिल रहे हैं, नौजवानों का भी होना जरूरी था, क्योंकि हमें तो उनमें ऊर्जा डालनी है, उन्हें जगाना है। हम तो बहुत कुछ देख चुके, दिखाना तो उन्हें है कि लवे दिलों की हवा में उछालते रहना, लवे दिलों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना, और मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आपका में कीड़े निकालते रहना। तो इस चीजों को देखना है। ज्यादा बात नहीं करूंगा, वास्तविकता ये कि आज भाषण का टाइम नहीं है। हमने श्रद्धासुमन भगत सिंह जी को अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए और उस मिशन को इस देश में, देश के नागरिकों को उनका अधिकार कैसे मिले, शहीदों का सपना क्या था, कैसा वे देश चाहते थे, कैसा वे राष्ट्र चाहते थे, ये किसी को ध्यान नहीं है। उन्होंने जो अपनी कुर्बानियां दी हैं इसीलिए दे दी, घर छोड़ा, माँ बाप छोड़े, भाई बहन छोड़े, सब कुछ छोड़ने किस लिए छोड़ दिया, वो सब हम भूल गए। इस कार्यक्रम आयोजन करने वाले आदरणीय श्रीमान डॉक्टर आए हुए सभी से निवेदन है कि 5 मिनट का जरूर काम दीजिए, अन्यथा आप लोग बोलिए, मैं बैठ जाता हूँ। क्या फायदा है, 10 आदमी बातें करते हो तो फिर उसका खत्म हो जाता है। वो बोले अच्छी बात बोलते हो सकता है आसमान से जरा चला सकते हो, तो फिर अपनी बात आते तो पहले कहिए, हमें क्या बता जाएगा। आदरणीय डॉक्टर पासी जी, उनका जो मिशन है वो शांति का एक संदेश जो हर भारतीय की जरूरत है, और उन्होंने जो आप सब लोगों को आमंत्रित किया, आप सब आदरणीय महापुरुष, जिस महान क्रांतिकारी पूज्य शहीद आजम भगत सिंह के इस जन्म जयंती को मनाने के लिए आए हैं, उसके बारे में हमें जरूर थोड़ा ध्यान करना चाहिए। वो वक्ता नहीं जिसकी कहने की कोई प्रतिज्ञा ना, कहने का अर्थ है कि कहने वाले की प्रतिज्ञा है। वो सुनने वाला कोई श्रोता नहीं जो कोई व्रत लेकर के ना जाए। अगर आप आए हैं तो कुछ व्रत लेकर जाइए। अतिरिक्त जिस महान आत्मा की आज ये जयंती आप मना रहे हैं, जयंती का अर्थ है उसके विचारों से अवगत होना, और विचार के लिए आप ध्यान दीजिए। 3 बातें विशेष है, भूत, भविष्य और वर्तमान। वो भूतकाल था, जिस जाति का, जिस राष्ट्र का कोई भूतकाल नहीं होता, वो कोई भी निर्माण या कोई भी आगे का फैसला आयोजन नहीं कर सकती। और जो वर्तमान को नहीं समझते, उनका भविष्य भी जन्म समाप्त हो जाया करता है। आज फांसी जी ने जो ये संघर्ष किए हैं, इससे वास्तव में प्रेरणा लेने का विषय क्या है? आज विषय ये नहीं है कि कुछ लोग यहाँ कह रहे थे कि भी वो मार्क्सवादी थे, कुछ लोगों का ऐसा मत था। यहाँ पर भी ये बात आई, कुछ लोग समझते भी हैं कि इस आजादी के महान पर्व में 2 प्रकार के लोग हैं। कुछ कहते हैं क्रांतिकारी लोगों से मिली, कुछ कहते हैं शांति वार्ता में मिली। लेकिन इन बातों पर ध्यान न देते हुए अगर विचार करें तो पता लगता है
3 वर्ष शांति चाहने वालों में कोई लक्ष्य अलग था और मैं क्रांति चाहने वालों का लक्ष्य अलग था। सबका लक्ष्य एक ही था, देश की आजादी। तो इसलिए प्राचीन काल के महान पुरुषों से के विवाद को जन्म देना ये वर्तमान के लोगों की बड़ी भारी भूल है और इससे पनप रही है विश्वास की टूटता। और जिस राष्ट्र का विश्वास टूट जाता है वो कभी भी कोई तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि चाणक्य कहता है किसी भी राष्ट्र के निर्माण में सेना, अन्न और विश्वास, और वो कहते हैं सेना कहेगा नहीं क्योंकि सेना भी विश्वास से। सभी लोगों को